सभी मित्रों को नमस्कार। साथियों, आज पॉलिटिकल साइंस जीके में अपने बात करने जा रहे हैं भाग 3 के बारे में। और भाग 3 में आपको पता है मौलिक अधिकार हैं। मौलिक अधिकारों का उल्लेख संविधान के भाग 3 और अनुच्छेद 12 से 35 में है। तो देखिए, प्रश्न सीधा पूछा जा सकता है किसी भी एग्जाम में कि मौलिक अधिकारों का उल्लेख संविधान के किस भाग में है, तो आप उत्तर देना भाग 3 में है। अनुच्छेद पूछ ले तो 12 से 35 में है। और आपको पता है मौलिक अधिकारों का जो प्रावधान है ये लिया गया है भारतीय संविधान में अमेरिका से। यानी अमेरिका दुनिया का पहला ऐसा देश है जिसने मौलिक अधिकार, लिखित प्रावधान मौलिक अधिकारों का करने वाला दुनिया का पहला देश अमेरिका है जिसने संविधान में नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए। इसके अलावा आपसे पूछ लिया जाए मौलिक अधिकारों की जननी तो ब्रिटेन को कहा जाता है। आपको शायद पता हो कि ब्रिटेन का एक राजा हुआ है जॉन द्वितीय, उसने 1215 के अंदर किसानों के लिए घोषणा पत्र जारी किया था जिसे मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई। मैग्ना कार्टा कहा जाता था। यानी दुनिया में पहली बार मौलिक अधिकार ब्रिटेन में राजा ने दिए थे, किसानों को दिए थे। ये भी आप ध्यान रखें, जिन्हें मैग्ना कार्टा कहा जाता है। भाग 3 में क्योंकि मौलिक अधिकार है इसलिए संविधान के भाग 3 को मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भाग 3 को सबसे अलौकिक और प्रकाशमान और सबसे ज्यादा विवादास्पद, सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भाग 3 को ही माना जाता है, क्योंकि आपको पता है सबसे ज्यादा जो विवाद होते हैं वो भाग 3 को लेकर ही होते हैं। मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो लोग न्यायालय की शरण में जाते हैं। तो बात करते हैं भाग 3 की। उम्मीद है आपको पसंद आएगा वीडियो और हेल्पफुल भी आपके लिए रहेगा। भाग 3 देखिए, भाग 3 में है मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। मौलिक अधिकारों का उल्लेख संविधान के भाग 3 में है और अनुच्छेद आपसे पूछ लिया जाए तो आप याद रखें 12 से 35 में है। 12 से 35, अनुच्छेद 12 से 35 मौलिक अधिकारों का उल्लेख संविधान के भाग 3 में है। इसके अलावा जो बात आपने याद रखनी है वो ये है कि मौलिक अधिकार अमेरिका से लिए गए हैं। अगर पूछ लिया जाए मौलिक अधिकारों का प्रावधान किस देश से लिया है, यानी संविधान निर्माताओं ने मौलिक अधिकार संविधान में होने चाहिए, ये आइडिया लिया है अमेरिका से। इस बात को भी आप ध्यान में रखें। अब देखिए प्रश्न किस प्रकार से बनते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको उद्देश्य बता देता हूं कि संविधान में मौलिक अधिकारों को शामिल करने का उद्देश्य आपसे पूछ लिया जाए तो राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना संविधान में शामिल करने का मुख्य उद्देश्य है। ये भी आप ध्यान में रखिए। अब देखिए किसी पेपर में अगर क्वेश्चन आ जाए कि मौलिक अधिकार जो है ये वाद योग्य होते हैं या अवाद योग्य होते हैं, इस तरह के प्रश्न बनते हैं। जैसे मान लीजिए सीधा प्रश्न बनाया जा सकता है और प्रश्न बनेगा मौलिक अधिकार होते हैं, सिर्फ इतना ही लिखा जाएगा कि मौलिक अधिकार होते हैं। मौलिक अधिकार होते हैं तो आप उत्तर देना मौलिक अधिकार वाद योग्य होते हैं, अवाद योग्य होते हैं। इस प्रकार के ऑप्शन बना दिए जाएंगे। अवाद योग्य होते हैं तो आप उत्तर देना मौलिक अधिकार सदैव वाद योग्य होते हैं। वाद का मतलब मुकदमा है, यानी जिसको लेकर के कोर्ट में केस किया जा सके। आपको पता है मौलिक अधिकारों का हनन होने पर न्यायालय की शरण में जाया जा सकता है, इसलिए मौलिक अधिकार हमेशा वाद योग्य होते हैं। जिनको लेकर के हम न्यायालय की शरण नहीं ले सकते वो अवाद योग्य होते हैं। जैसे नीति निर्देशक तत्व है, मौलिक कर्तव्य है, ये अवाद योग्य होते हैं, जबकि मौलिक अधिकार वाद योग्य होते हैं। अब मान लीजिए ये प्रश्न इस तरह से पूछ लिया जाए कि मौलिक अधिकारों की प्रकृति कैसी होती है। इस तरह के प्रश्न अगर बनने, मौलिक अधिकारों की प्रकृति, मौलिक अधिकारों की प्रकृति कैसी होती है, और इसमें देखिए ऑप्शन दे दिए जाए नकारात्मक होती है, सकारात्मक होती है, प्रतिकारात्मक होती है, सामूहिक होती है, इस तरह के ऑप्शन बनाए जाएंगे। तो देखिए जिस भी स्टूडेंट ने पहले नहीं सुना होता वो इस क्वेश्चन को गलत ही करेगा। जैसे प्रश्न आ जाए मौलिक अधिकारों की प्रकृति कैसी होती है, मान लीजिए ऑप्शन दिया जाए, ये 4 ऑप्शन दिए जाएं तो मोस्टली स्टूडेंट सकारात्मक करेंगे, जबकि गलत हो जाएगा। पेपर बनाने वाले को भी पता होता है कि स्टूडेंट इसके अंदर मोस्टली जो है गलत आंसर ही चूज करेंगे। आप याद रखें मौलिक अधिकारों की प्रकृति हमेशा नकारात्मक होती है। अब आपको सुन के अचंभा होगा भी मौलिक अधिकारों की प्रकृति नकारात्मक कैसे होती है, तो आप याद रखें जैसे मान लीजिए सर्दी का मौसम है और आपको सर्दी लग रही है तो आपने कोट पहन लिया, कंबल ओढ़ लिया, उनकी प्रकृति क्या है, नकारात्मक है। यानी किसी नकारात्मक चीज़ को दूर करने के लिए हमने वो प्रोटेक्शन लिया है।
जैसे मान लीजिए गर्मी है तो आपने पंखा चलाया, एसी चला ली, इस उनकी प्रकृति क्या है, नकारात्मक है। यानी नकारात्मकता को दूर भगाने के लिए, यानी गर्मी से रिलीफ महसूस करने के लिए हमने एसी चलाया था। तो इसी तरह से हमारे साथ कुछ गलत ना हो जाए, इस बात की गारंटी मौलिक अधिकार देते हैं। हमारा शोषण न किया जाए, किसी भी तरह से कोई भी सरकार, राज्य, संस्था हमारा शोषण न कर पाए, इसलिए मौलिक अधिकारों की प्रकृति हमेशा नकारात्मक होगी। इस बात को आप ध्यान में रखें। उम्मीद है ऐसा प्रश्न कभी आ जाए तो आप गलत नहीं करेंगे। अब देखिए, बात करते हैं मौलिक अधिकारों की। तो आपको पता है जब संविधान के अंदर मौलिक अधिकारों को शामिल किया गया था तो एक मौलिक अधिकार समिति बनाई गई थी, मौलिक अधिकार समिति। इस मौलिक अधिकार समिति के अध्यक्ष, अगर आपको पता हो तो मौलिक अधिकार समिति के अध्यक्ष बनाए गए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। यानी सरदार पटेल को मौलिक अधिकार समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। यानी मौलिक अधिकारों को संविधान में शामिल करने के लिए एक समिति बनाई गई है सरदार पटेल की अध्यक्षता में। तो मौलिक अधिकार समिति के अध्यक्ष कौन थे, अगर प्रश्न आ जाए तो आप उत्तर दें सरदार पटेल थे। इसके बाद देखिए, एक मौलिक अधिकार उप समिति भी थी। मान लीजिए प्रश्न आ जाए कि मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो आप उत्तर देंगे मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष थे आचार्य जे.बी. कृपलानी। आचार्य जे.बी. कृपलानी, ये हैं मौलिक अधिकार उप समिति जो बनाई गई थी, उसके अध्यक्ष आचार्य जे.बी. कृपलानी को बनाया गया था। इस बात को भी आप ध्यान में रखें। अब देखिए, प्रश्न बनेगा कि अंग्रेजों के सामने सबसे पहले मौलिक अधिकारों की मांग करने वाला भारतीय कौन है, तो आप उत्तर दें बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने 1895 में अपना स्वराज विधेयक प्रस्तुत किया था। आपको पता हो, बाल गंगाधर तिलक जो है, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूँगा, प्रसिद्ध नारा बाल गंगाधर तिलक का। तो बहुत बड़े क्रांतिकारी बाल गंगाधर तिलक जो थे, बाल गंगाधर तिलक मौलिक अधिकारों की मांग करने वाला पहला भारतीय है जिसने अंग्रेजों के सामने मौलिक अधिकारों की मांग की। इस बात को आप ध्यान में रखें। बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अंग्रेजों के सामने मौलिक अधिकारों की पहली बार मांग कब प्रस्तुत की है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मौलिक अधिकारों की मांग सबसे पहले प्रस्तुत की है 1931 के कराची अधिवेशन में। ये ध्यान रखें, 1931 के अंदर कराची में अधिवेशन हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। उस कराची अधिवेशन के अंदर पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अंग्रेजों के सामने मौलिक अधिकारों की मांग की थी। इस बात को भी आप ध्यान में रखें। अब देखिए, प्रश्न आ जाए कि मौलिक अधिकारों का प्रहरी कौन होता है। यानी मौलिक अधिकार का यदि हनन होता है तो मौलिक अधिकारों का प्रहरी किसे बनाया गया है। मौलिक अधिकारों का प्रहरी कह लें, मौलिक अधिकारों का प्रहरी या रक्षक किसे कहा जाता है, तो आप याद रखें कि संविधान का अनुच्छेद 32 जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, वो सर्वोच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों का प्रहरी बनाता है। सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट जो है वो मौलिक अधिकारों का प्रहरी है, मौलिक अधिकारों का रक्षक है। यदि किसी नागरिक के मौलिक अधिकार का हनन होता है तो अनुच्छेद 32 के तहत वह न्यायालय की शरण में जा सकता है। इस बात को आप ध्यान रखें। यानी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर किसी ने मौलिक अधिकारों का हनन किया तो उसकी बत्ती सी तोड़ दी जाएगी। किसी ने मौलिक अधिकारों का हनन किया तो उसकी बत्ती सी तोड़ दी जाएगी। इस बात से याद रह जाएगा कि मौलिक अधिकारों का रक्षक अनुच्छेद 32 जो है वो सर्वोच्च न्यायालय को बनाता है। इसलिए डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 में वर्णित संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा है। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने देखिए इसे क्या कहा है, अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा, क्योंकि इसके तहत यदि हमारे मौलिक अधिकार का हनन होता है तो हम न्यायालय की शरण में जा सकते हैं। इस बात को आप ध्यान में रखें। अब देखिए, मैंने आपको बताया था प्रश्न आज संविधान के किस भाग को मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी जाती है। संविधान के किस भाग को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा, तो आप उत्तर देना भाग 3 को कहा जाता है। भाग 3, क्योंकि भाग 3 में मौलिक अधिकारों का उल्लेख है। प्रश्न ऐसे आ जाए कि संविधान का सबसे अलौकिक या सबसे ज़्यादा लाइटफुल यानी प्रकाशमान, सबसे प्रकाशमान भाग, सबसे प्रकाशमान, या एक चीज़ और जोड़ दूं, सर्वाधिक विवादास्पद यानी सबसे ज़्यादा विवाद जिस पर होते हों, सर्वाधिक विवादास्पद भाग कौन सा है,
तो आप उत्तर देना भाग 3 है, क्योंकि भाग 3 में मौलिक अधिकार है और मौलिक अधिकारों के संबंध में ही सबसे ज़्यादा विवाद होते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान के भाग 3 को सबसे ज़्यादा अलौकिक, सबसे ज़्यादा प्रकाशमान और सर्वाधिक विवादास्पद कहा था, सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल कहा था। इस बात को ध्यान में रखें। इसके अलावा देखिए प्रश्न अगर ऐसे आ जाए कि मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे, मूल संविधान में फंडामेंटल राइट्स की संख्या कितनी थी, यानी मौलिक अधिकार कितने थे, तो आप उत्तर देना 7 थे। मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी थी, तो उत्तर आप देंगे 7 थे। अगर पूछ लिया जाए कि वर्तमान में संख्या कितनी है, वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या आपसे पूछ लिया जाए तो 6 है, 6 मौलिक अधिकार हैं वर्तमान में। अब देखिए 7वां जो एक मौलिक अधिकार हटा दिया गया था, कब हटाया गया था आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 44वां संविधान संशोधन, ये 44वां संविधान संशोधन विधेयक 1978, 44वां संविधान संशोधन जो है 1978 में मोरारजी देसाई के टाइम हुआ था। ये 42वें संविधान संशोधन के बाद अब तक का सबसे बड़ा संविधान संशोधन है, सेकंड लार्जेस्ट है, यानी दूसरे नंबर पर आता है 42वें के बाद। 44वां संविधान संशोधन 1978, इसमें देखिए क्या किया गया, अनुच्छेद 31 के अंदर संपत्ति का अधिकार था, अनुच्छेद 31 में संपत्ति का अधिकार था, जो कि पहले मौलिक अधिकार होता था, इसे मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटा करके और संविधान के अनुच्छेद 300 क में जोड़कर विधिक अधिकार यानी कानूनी अधिकार बना दिया गया, विधिक अधिकार। और आज तक मौलिक अधिकारों के अंदर अनुच्छेद 31 जो है वो डिलीट है, इसमें कोई मौलिक अधिकार नहीं है। अनुच्छेद 31 को देखिए हटाया गया है। प्रश्न आ जाए कि मूल संविधान जब संविधान बना था तो मौलिक अधिकारों की संख्या पूछ ले तो 7 है, लेकिन वर्तमान में कितनी है, 6 है। एक कम कर दिया गया, और कब किया गया है, देखिए हटाया गया है 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा अनुच्छेद 31 में वर्णित संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया गया। अब इनकी जो संख्या है वो 6 है। इस बात को आप ध्यान रखें। और संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 300 क में जोड़ करके कानूनी अधिकार बना दिया गया, इस बात को ध्यान में रखें। अब देखिए मैं जल्दी से आपको बता देता हूं कि 6 जो मौलिक अधिकार हैं वो कौन कौन से हैं। तो नंबर 1 देखिए कौन सा है, समानता का अधिकार, समता कह लो या समानता, समानता का अधिकार, राइट्स ऑफ इक्वलिटी। समानता का अधिकार अनुच्छेद आपसे पूछ लिया जाए तो 14 से 18 याद रखें। दूसरा देखिए कौन सा है, स्वतंत्रता का अधिकार। ये स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 19 से 22। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है ये है अनुच्छेद 23 और 24 में। चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है अनुच्छेद 25 से 28 में। इसके बाद है शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, 5वां है शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार जो है ये अनुच्छेद 29-30 में है। 31 डिलीट है, इसमें कुछ नहीं है। और छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार जिसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है, जो मौलिक अधिकारों को का प्रहरी सुप्रीम कोर्ट को बनाता है, अनुच्छेद 32 में है। तो देखिए नागरिकों के लिए मौलिक अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर 32 तक है। सबसे पहले है समानता का अधिकार 14 से 18, उसके बाद है स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23-24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 है, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार अनुच्छेद 29-30 में है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में है। तो ये है मौलिक अधिकार जो है। अब 12 में क्या है, 13 में क्या है, तो देखिए क्योंकि 12 से 35 मैंने आपको मौलिक अधिकार बताए हैं, तो 12 में अगर आपसे पूछ लिया जाए, अनुच्छेद 12 में है राज्य की परिभाषा। इस बात को भी आप ध्यान में रखें। राज्य की परिभाषा का उल्लेख, यानी राज्य का मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, राज्य किसी संस्था को भी माना जा सकता है। डिफाइन किया गया है राज्य को, यानी मौलिक अधिकार का हनन जो भी कर सकता है, कोई संस्था कर सकती है, कोई राज्य सरकार कर सकती है, केंद्र सरकार कर सकती है। जो भी मौलिक अधिकार का हनन करने की श्रेणी में आता है उसको डिफाइन किया गया, किसी राज्य की संज्ञा दी जाएगी जो मौलिक अधिकार का हनन करता है। तो प्रश्न किसी पेपर में आ जाए कि राज्य की परिभाषा किस अनुच्छेद में दी गई है, तो अनुच्छेद 12 में। इस बात को आप ध्यान में रखें। इसके बाद देखिए अनुच्छेद 13 में क्या है, न्यायिक पुनरावलोकन।
न्यायिक पुनरावलोकन का मतलब क्या हुआ, यानी संसद के द्वारा कोई कानून पारित किया जाए और उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट जो है उसके पास पावर है उस कानून को रीचेक करते हैं, चेक करते हैं कि ये संविधान के मूलभूत आधारभूत ढांचे के खिलाफ तो नहीं है, इस कानून से किसी भी मौलिक अधिकार का हनन तो नहीं हो रहा। यदि ऐसा हो रहा है तो सुप्रीम कोर्ट ऐसे कानून को डिलीट कर सकता है। तो ये न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार है। इसके बाद 14 से 18 मैंने आपको बता दिया, पहला मौलिक अधिकार है, समानता का अधिकार शुरू हो जाता है और ये 14 से 32 तक नागरिकों को अधिकार दिए गए हैं। अब मुझे ये बताइए, क्या मौलिक अधिकार निरस्त किए जा सकते हैं? क्या मौलिक अधिकार सस्पेंड किए जा सकते हैं? तो देखिए, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यदि अनुच्छेद 352 के तहत हमारे देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हो जाए, जो कि 3 बार हो चुकी है, इमरजेंसी लग जाए, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा यदि राष्ट्रपति कर देते हैं तो ऐसी सिचुएशन के अंदर मौलिक अधिकार निरस्त किए जा सकते हैं। लेकिन अनुच्छेद 20 व 21 को छोड़कर 20 व 21 को छोड़कर सभी मौलिक अधिकार छीने जा सकते हैं। 20 व 21 में वर्णित मौलिक अधिकारों को निरस्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि 20 में है अपराधों के दोष सिद्धि का अधिकार, 21 में है जीवन जीने का अधिकार, यानी प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। वो मैं डिटेल के अंदर दूसरे वीडियो में आपको बताऊंगा। इसके अलावा सबसे पहले जो निरस्त होता है, अनुच्छेद 352 की घोषणा होते ही स्वतः ही निरस्त होने वाला अनुच्छेद 19 है। यानी अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता, मैं आपको डिटेल में बाद में बताऊंगा दूसरे वीडियो में कि 6 प्रकार की स्वतंत्रता, यानी अनुच्छेद 19 तुरंत निरस्त हो जाता है अनुच्छेद 352 की घोषणा होते ही, यानी राष्ट्रीय आपातकाल लगते ही अनुच्छेद 19 स्वतः ही निरस्त हो जाता है। अन्य जो है उनको निरस्त करने के लिए अनुच्छेद 358 के तहत राष्ट्रपति एक आदेश जारी करते हैं और अनुच्छेद 358 के तहत आदेश जारी करके अन्य मौलिक अधिकार भी निरस्त किए जा सकते हैं। लेकिन 20 व 21 को निरस्त नहीं किया जा सकता। इस बात को भी आप ध्यान में रखें कि 20 और 21 को कभी भी निरस्त नहीं किया जा सकता। किसी पेपर में प्रश्न आ जाए, मान लीजिए प्रश्न ऐसे बनता है कि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा होने पर, यानी अनुच्छेद 352 लागू होने पर मौलिक अधिकार ऑप्शन दिए जाएं, सभी मौलिक अधिकार निरस्त किए जा सकते हैं, तो सबसे पहले इसी ऑप्शन पे नहीं जाना आपने। उसके बाद में देखिए क्या देगा, 20 व 21 को छोड़कर, अनुच्छेद 20 व 21 में वर्णित मौलिक अधिकारों को छोड़कर सभी मौलिक अधिकार निरस्त किए जा सकते हैं। ये ऑप्शन सही होगा, क्योंकि सभी नहीं किए जा सकते, 20-21 को कभी निरस्त किया ही नहीं जा सकता और स्वतः ही निरस्त होने वाला अनुच्छेद 19 है। अन्य को अगर निरस्त करना है 20-21 को छोड़कर, तो 358 के तहत केंद्र सरकार जो है वो राष्ट्रपति से एक आदेश जारी करवाती है और अन्य मौलिक अधिकार भी निरस्त किए जा सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा, ये जानकारी आपके काम आएगी। ये पार्ट फर्स्ट बनाया है मौलिक अधिकारों का, और डिटेल में मैं आपको दूसरी वीडियो में बताऊंगा। मौलिक अधिकारों की जो डिटेल है वो दूसरी वीडियो में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही।